सीधे सवालों पर अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह इतने नाराज क्यों हो जाते हैं? कोलकाता में पत्रकार ने उनसे सिर्फ यही सवाल पूछा कि भाई 75 साल हो जाने पर मार्गदर्शक मंडल में कब भेजा जाएगा। और जाहिर सी बात है, इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 75 साल के हो चुके हैं, मगर जो नियम लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी के लिए था, वो प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होता है। कोलकाता में अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं और आप देखिए किस कदर बौखला जाते हैं जब उनसे सवाल पूछा जाता है। 2014 के बाद आप जब पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे संस्कार लाए, 75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो, उसको मार्गदर्शक के भूमिका में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? जाहिर सी बात है दोस्तों, आम इंसान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच का फर्क तो हमेशा से ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में भी जमीन आसमान का फर्क है। कहने को भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है वो लोकतांत्रिक मूल्यों पर हुई थी, मगर अमित शाह के तेवर से स्पष्ट हो जाता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आती है तो नियम कानून उन पर कतई लागू नहीं होते। और ये अपने आप में बीजेपी की बड़ी हार है, बुरी तरह से एक्सपोज है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की आंतरिक राजनीति के बारे में भारतीय जनता पार्टी बहुत टिप्पणी करती है, गोदी मीडिया बहुत टिप्पणी करती है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था नितिन नबीन को। क्या हुआ था उस मामले में? क्या किसी ने कोई सवाल पूछा कि भाई किस आधार पर उन्हें चुना गया है? ये तमाम मुद्दे हैं ना। क्या कोई चुनाव हुआ था? मगर कांग्रेस से लगातार सवाल किया जाएगा, भाजपा से कोई सवाल नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए, वर्तमान के पत्रकार ने जो सवाल पूछा था वो वाजिब था या नहीं? तो ऐसे में अमित शाह के बौखलाने की क्या वजह थी कि आप बंगाल पर फोकस कीजिए? अरे पत्रकार पत्रकारिता पर फोकस करेगा। आपको उसमें इतनी तकलीफ क्यों है अमित जी? सीधा सा सवाल था, आप जवाब देते। आप कह देते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो सीधा ईश्वर से अवतरित हुए हैं, वो विष्णु के अवतार हैं। क्योंकि यही बातें तो आपके पार्टी के नेता, चाटुकार, आपके चाटुकार लेखक, फिल्मकार यही तो बताते रहते हैं ना कि प्रधानमंत्री विष्णु के अवतार हैं। कंगना रनावत अपने चुनावी भाषणों में यही बात कहा करती थी और फिर जनता ने उन्हें इनामित भी किया। तो आप क्यों घबरा रहे हैं? सीधा सा सवाल है, क्या वजह है? और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जाने अनजाने में कांग्रेस की तारीफ कर दी। सुनिए कैसे। बंगाल का इतना आर्थिक पतन कभी नहीं हुआ। कम्युनिस्टों के शासन के पहले, तृणमूल के शासन के पहले प्रति व्यक्ति बंगाल की आय राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा थी। 127%। देश में नागरिक 100 रुपया कमाता था तो बंगाल में 127 रुपया कमाता था। आज देश का नागरिक 100 रुपया कमाता है तो बंगाल का नागरिक 73 रुपया कमाता है। ममता जी, आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। 26 के चुनाव से पहले बंगाल में मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हुई है। आपको पता होगा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का। एक मिनट। मंदिर और मस्जिद दोनों की राजनीति कौन कर रहा है? एक तृणमूल से निकले हुए एमएलए कर रहे हैं और एक तृणमूल कांग्रेस कर रही है। तो सवाल का एड्रेस गलत है, सवाल तो सही है। निर्माण से बंगाल और भारत में शांति का माहौल बिगड़ सकता है। दिखे चुनाव के वक्त ये सब करने की परंपरा कितनी उचित है वो बंगाल की जनता को तय करना पड़ेगा। मगर मुद्दा यहां तक सीमित नहीं हुआ है। युवाओं की रोजगारी का है, महिलाओं की सुरक्षा का है, घुसपैठ का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इंडस्ट्रीज के पलायन का मुद्दा है, गिरते जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर का मुद्दा है। ढेर सारे मुद्दे हुए, कहीं से बच नहीं सकते। बीएसएफ
जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां आकर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक है। मित्रों, जहां पर भी बंगाल में जाते हैं, पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर आप आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। मगर ये लंबा नहीं चलेगा। बंगाल की जनता अब जान गई है और इसके खिलाफ लामबंद भी हो रही है। और मुझे मालूम है अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाना वाला है, क्योंकि न केवल ये बंगाल का अब मामला रहा है। मैं आज बंगाल की जनता को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने आया हूं कि बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, भाजपा के लिए लोकतंत्र के मायने अलग अलग हैं और उसमें एक साफ तौर पर दोहरा मापदंड और दोगलापन दिखाई देता है। यानी कि जब भाजपा की बात आए तो कुछ और, जनता की बात आए तो कुछ और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आए तो कुछ और भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य नेता की बात आए तो कुछ और। मगर बात यहां तक सीमित नहीं है। मुझे लगता है कि एक गुजरात लॉबी है और एक भारतीय जनता पार्टी है।
इन दोनों में विरोधाभास हम कई बार देख चुके हैं, इन दोनों में द्वंद्व और टकराव भी हम देख चुके हैं। हम देख चुके हैं कि यूपी लॉबी और गुजरात लॉबी में किस तरह से टकराव होता है। अभी तो ऑल इज वेल, मगर एक दौर आएगा जब बीजेपी बिखरेगी, जैसा कि हर पार्टी के साथ होता है। तब ये जो विरोधाभास हैं ये और भी ज्यादा गहरे हो जाएंगे। मेरे इन शब्दों को याद कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।